नमस्कार, यूपीएस पानल्स के डेली करंट की वीडियो में आपका स्वागत है। तो 7 बज गए हैं और अब टाइम है आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन का। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। उनको जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो कितने क्लियर हुए हैं ये आप पहचान जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, जिसमें हम लोग को आज के करंट अफेयर डिस्कस करने हैं। आज का पहला पॉइंट है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिस पर 18 फरवरी 2025 तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए इसको खोल के रखा गया है। मतलब ये एक मसौदा है, ये एक ड्राफ्ट है और इसको अभी रिलीज किया गया है और ये कहा गया है कि लोग जो पब्लिक है वो 18 फरवरी 2025 तक इस पर अपना जो भी रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, जो सुझाव है वो इस पर दे सकती है। और उसके बाद उन सभी सुझावों को गवर्नमेंट को अगर लगेगा, जो दिए गए हैं अलग अलग बॉडीज के द्वारा, उनको इसमें इनकॉर्पोरेट करके उसके अकॉर्डिंग फिर इसका जो फाइनल जो ड्राफ्ट है वो इशू किया जाएगा। अब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम का मतलब क्या है? इंग्लिश में अगर इसको बोले तो ये है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। 2023 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए इसको बनाया गया था। 2023 में इसको एक्ट को बनाया गया था और उसको लागू करने के लिए ये नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक। अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर आज का डिजिटल युग है हमारे पास। हम मोबाइल में बहुत सारी एप्स यूज करते हैं, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग बहुत चीजें यूज करते हैं और हमारी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, हमारे संबंधित, हमारे से रिलेटेड जो बहुत सारी जानकारी, इसमें हमारे पर्सनल जानकारी भी होती है, वो इस समय अलग अलग जो साइट्स हैं उनके पास पहुंच जाती है। जैसे अगर हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप हमसे एक्सेस मांगता है, हमारे कैमरा की एक्सेस मांगता है मोबाइल के, हमारे कॉन्टेक्ट्स की एक्सेस मांगता है, हमारे जो माइक है उसकी एक्सेस मांगता है, हमारी फोटोज की एक्सेस मांगता है। तो ये जब एक्सेस हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो वो सारा डेटा उस ऐप को मैनेज करने वाले या चलाने वाली बॉडी के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर उसका गलत इस्तेमाल ना होने पाए, उसका दुरुपयोग ना होने पाए, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक्ट और उस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर दो टर्म्स हमको ध्यान रखने हैं। एक टर्म है डेटा फिड्यूसरी यानी कि डेटा संग्रहकर्ता और दूसरा डेटा प्रिंसिपल या उपयोगकर्ता। डेटा फिड्यूसरी कौन होता है? डेटा फिड्यूसरी होता है, अगर हम सरल भाषा में समझें तो डेटा फिड्यूसरी वो है जो डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है। और डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल है हम और आप जैसे लोग जिनका डेटा यूज किया जा रहा है, जिनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल गूगल से हमने एक ऐप डाउनलोड करी, मान लीजिए गूगल ही उसका है और गूगल से हमने एक ऐप डाउनलोड करी, तो उसने हमसे एक्सेस मांगी हमारे कॉन्टैक्ट्स की, हमारी पर्सनल डिटेल्स की एक्सेस मांगी उसने हमसे। तो जो गूगल है वो डेटा प्रोड्यूसर ही हो गया और हम क्या हो गए? हम डेटा प्रिंसिपल या उपयोगकर्ता हो गए। ठीक। तो ये हमारे दोनों के बीच में यानी कि डेटा प्रोड्यूसरी और डेटा प्रिंसिपल के बीच में डेटा संग्रह और उस संग्रहित यानी कि कलेक्ट किए गए डेटा के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने का काम ये करेगा। इस उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है। अब डेटा संग्रह प्रबंधन का मतलब क्या हो गया? यानी कि डेटा के कलेक्शन और डेटा के मैनेजमेंट से संबंधित नियम यहाँ पर बनाए जाएंगे कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, डेटा का दुरुपयोग ना हो सके इसके लिए, डेटा लीक ना हो सके इसके लिए, डेटा को बेचा ना जाए गलत हाथों में इसके लिए, उसका जो मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर ये एक लीगल स्ट्रक्चर तैयार करने का काम यहाँ पर किया जाएगा इसके द्वारा। और साथ ही साथ इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि डेटा के दुरुपयोग को रोकना और डेटा संरक्षण सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं को दंडित करना, डेटा का दुरुपयोग ना हो सके। ठीक। ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही साथ अगर डेटा संरक्षण सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है, तो ऐसी संस्थाओं के को दंड देने का प्रोविजन भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। अब डेटा संकलन और सहमति प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बात की गई है। डेटा फिड्यूसरी यानी कि डेटा को कलेक्ट करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो जिस भी व्यक्ति का डेटा कलेक्ट कर रहा है यानी कि जो उपयोगकर्ता या डेटा प्रिंसिपल है, उससे डेटा संग्रह करते समय उसको ये जानकारी दे कि कौन सा डेटा एकत्र किया जा रहा है, डेटा संग्रह का उद्देश्य क्या है।
हम ऐप का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ऐप हमको बताती है कि कौन सा डेटा एकत्र किया जा रहा है, वो हमसे एक्सेस मांगती है कि हमको फोन में माइक की एक्सेस चाहिए, माइक्रोफोन की एक्सेस चाहिए, हमको फोन में कैमरा की एक्सेस चाहिए, हमको फोन में आपकी गैलरी की एक्सेस चाहिए, आपकी फाइल्स की एक्सेस चाहिए, है ना। ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट कैसे चाहिए, तो ये बता तो रहा है कि हमको कहाँ कहाँ की एक्सेस चाहिए, और एक्सेस चाहिए का मतलब वो डेटा आपका एकत्र कर रहा है। लेकिन वो हमको अक्सर ये नहीं बताता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों डेटा हमारा वो ले रहा है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपके माध्यम से, लेकिन ये एक बहुत वाइड एक इसका जो है एरिया इसका बहुत वाइड है। साथ ही साथ उपयोगकर्ता की स्पष्ट और सूचित सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण। उपयोगकर्ता की स्पष्ट और सूचित सहमति यानी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी कंसेंट तब दे रहे हैं जब हमको सारी जानकारी है कि हमारा कौन सा डेटा जा रहा है, हमारे डेटा को क्यों कलेक्ट किया जा रहा है। इस पूरी चीज को जानने के बाद जब हम अपनी सहमति देते हैं तो इसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सूचित सहमति कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें वो हमको बताएगा जिससे कि हम अपनी इन्फॉर्म्ड और क्लियर कंसेंट उसको दे सकें। ठीक, सहमति प्रबंधक कंसेंट मैनेजर्स कौन होंगे? डाटा फिड्यूशरी की ओर से सहमति प्राप्त करने के लिए पंजीकृत सहमति प्रबंधक तैनात किए जाएंगे। और ये जो पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड कंसेंट मैनेजर्स होंगे, ये डेटा फिड्यूसरी को कंसेंट को कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। और ये जो कंसेंट जो भी होगी ये एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक निर्धारित प्रारूप में ही होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर सरकार अपने लिए या सरकार का कोई डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिकल उपयोग के लिए, सांख्यिकी उपयोग के लिए डेटा संग्रह कर रहा है तो उसको इन नियमों से छूट मिलेगी। जैसे सरकारी संस्थान और उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, उपयोगकर्ताओं से सब्सिडी और लाभ प्रदान करने के लिए डेटा एकत्र कर सकते हैं। कि उनके उपयोगकर्ताओं के बेनिफिट के लिए कोई स्कीम बनानी है, उनको कोई सब्सिडी देनी है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, या उनके लाभ के लिए कोई काम करना है और उसके लिए डेटा चाहिए, तो सरकारी संस्थान और उसकी जो बॉडीज हैं, उसके जो उपकरण हैं, वो डेटा एकत्र कर सकते हैं, उनको यहाँ पर छूट मिलेगी। साथ ही साथ सांख्यिकी उपयोग के लिए ऐसे हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स है इंडिया के अंदर, जो फॉर एग्जाम्पल जनगणना की जा रही तो वहां पर आपका डेटा वहां पर जाएगा। ऐसे ही जो नेशनल इनकम वगैरह है और जो दूसरी बहुत सारी चीजें हैं उनके लिए भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो अगर इस वजह से डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है तो ये भी छूट के अंतर्गत होगा। डेटा सुरक्षा और उल्लंघन। डेटा फिड्यूशरी को तकनीकी और परिचालन सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे ताकि डेटा उल्लंघन रोका जा सके। तो तकनीकी और परिचालन सुरक्षा उपाय यानी कि डेटा फिड्यूसरी जो है, जब वो डेटा कलेक्ट करेगा तो डेटा कलेक्ट करते समय और डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको वो सारे टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे जिससे कि डेटा का उल्लंघन रोका जा सके। डेटा का उल्लंघन का मतलब हो गया कि कहीं से डेटा लीक ना हो, तो उसको वो सारी टेक्नोलॉजीज अपने यहाँ रखनी होंगी जिससे कि कहीं कोई बग ना हो जिस बग की वजह से डेटा लीक हो जाए, या कहीं पर कोई हैक करके उसका डेटा ले जाए, या उसकी खुद की गलती से या उसकी खुद की लापरवाही से डेटा लीक ना हो जाए, डेटा का उल्लंघन ना हो जाए, किसी का पर्सनल डेटा गलत हाथों में ना चला जाए। इसलिए उसको सारे टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल सेफ्टी मेजर्स को अपनाना होगा। साथ ही साथ अगर इसके बावजूद भी डेटा का उल्लंघन हो जाता है, डेटा का वायलेशन हो जाता है, डेटा लीक हो जाता है उसका, तो उसको भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड जो अभी स्थापित किया जाना है उसको 72 घंटे के भीतर सूचित करना होगा। 72 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म करना होगा कि भाई हमारा ये जो डेटा है ये लीक हो गया है, हमारे डेटा का वायलेशन हो गया है और ये किस वजह से हुआ है, सारी जानकारी उसे देनी होगी। ठीक, कितने घंटे के भीतर? 72 घंटे के भीतर सूचित करना होगा भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड को जो अभी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम कभी कभार क्या होते हैं, हम किसी ऐप को कंसेंट दे दी है, उस ऐप को हम बहुत लंबे समय से अब यूज ही नहीं कर रहे हैं, या हमने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया था और अब हम वो सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत लंबे समय से यूज नहीं कर रहे, तो हमारा डेटा वहां पर पड़ा हुआ है। किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में हमारा डेटा पड़ा हुआ है, हमारा बैंक का डिटेल पड़ा हुआ है, हमारा नाम पड़ा हुआ है, हमारा बर्थ डेट पड़ा हुआ है,
ठीक है, और भी कई सारे हमारे परचेज से संबंधित इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो बताती है कि हम किस तरीके की चीजें यूज करते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर हम बहुत लंबे समय तक किसी ई कॉमर्स, सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेमिंग सेवा वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं जहां पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है, तो उस लंबे समय के बाद हमारी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो वहां से हटा दी जाएगी। लेकिन इस व्यक्तिगत जानकारी को हटाने से पहले वो जो डेटा फिड्यूसरी है वो हमको 48 घंटे का नोटिस देगा। अब ये लंबा समय कितना होगा ये अभी इन सब चीजों के फाइनलाइज होने के बाद समझ में आएगा। ठीक। बच्चों के डेटा की सुरक्षा, तो डेटा प्रिंसिपल अगर वो बालिग है तो वो खुद डेटा प्रिंसिपल है, लेकिन अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के लिए उसका जो माता पिता होंगे वो उसके डेटा प्रिंसिपल होंगे। तो यहाँ पर बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले जो डाटा प्रिंसिपल यहाँ पर बच्चों के लिए है वो कौन है, उसका माता पिता है। तो उनकी जो सहमति है वो आवश्यक होगी। और ये कैसी सहमति, सत्यापित सहमति आवश्यक होगी बच्चों के लिए, माता पिता की सहमति। इसके लिए उपयुक्त तकनीकी और संगठनात्मक उपाय अपनाए जाएंगे। ठीक। तो ये जरूरी है ध्यान रखना कि बच्चों के केस में जो डाटा प्रिंसिपल होगा वो बच्चा नहीं है, क्योंकि वो तो नाबालिग है। और हमारा कानून कहता है कि नाबालिग के अंदर सोचने समझने की शक्ति भी इतनी डेवलप नहीं होती है, इसीलिए उसके बिहाफ पर उसके गार्जियन को फैसला लेना चाहिए। और उसका गार्जियन यहाँ पर कौन है, अगर उसके माता पिता हैं तो वो उसके गार्जियन और डाटा प्रिंसिपल के रोल में आ जाएंगे और वो अपनी सहमति देंगे। और अगर माता पिता नहीं है तो जो भी उसका गार्जियन होगा, जो भी उसकी पेरेंटिंग कर रहा होगा, वो यहाँ पर उसका डाटा प्रिंसिपल माना जाएगा और वो सत्यापित सहमति देगा, तभी उसके डेटा को प्रोसेस किया जा सकेगा। यानी कि अगर कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करना चाहता है तो भी उसको माता पिता की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पर एक रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना की जाएगी जिसका नाम होगा डेटा संरक्षण बोर्ड ऑफ इंडिया, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया होगा ये इन मामलों की रेगुलेटरी बॉडी होगा, नियामक संस्था होगा, और ये डेटा उल्लंघन के मामलों की निगरानी करेगा, जिसकी स्थापना अभी करी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मेंस के जीएस पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ एसए के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यूडाइस रिपोर्ट हम लोग पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजों को हम लोग लेके आ रहे हैं। आज यहाँ पर यूडाइस प्लस रिपोर्ट की में कुछ और चीजें हम लोग देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे डिजिटल शिक्षा की स्थिति। और यूडाइस प्लस डेटा के अनुसार दिल्ली के स्कूल डिजिटल सुविधाओं के मामले में देश के अन्य राज्यों से आगे हैं। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा के मामले में जो स्कूल हैं उनका कायाकल्प किया है, और इसी वजह से जो दिल्ली के स्कूल हैं वो डिजिटल सुविधाओं के मामले में देश के दूसरे राज्यों से आगे हैं। अब यहाँ पर यूडाइस प्लस जो रिपोर्ट है उसमें अलग अलग चीजों के आधार पर यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। जैसे फंक्शनल डेस्कटॉप, स्कूलों में जो डेस्कटॉप हैं, फंक्शनल डेस्कटॉप की बात, फंक्शनल डेस्कटॉप काम क्या होते हैं, वो डेस्कटॉप जो काम कर रहे हैं। ठीक। यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली के 99.1% स्कूलों में फंक्शनल डेस्कटॉप अवेलेबल है जिन पर बच्चे काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वहीं अगर राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो पूरे देश के स्कूलों का जो औसत है वो 32.4% स्कूलों में ही जो है वो फंक्शनल डेस्कटॉप अवेलेबल है दिल्ली के मुकाबले। सबसे कम फंक्शनल डेस्कटॉप असम में है 12.8%, बिहार के स्कूलों में 13.3% है, और झारखंड के स्कूलों में 17% स्कूल ऐसे हैं जिनमें फंक्शनल डेस्कटॉप अवेलेबल हैं। फंक्शनल प्रोजेक्टर्स, है ना, आजकल तो डिजिटल जो क्लासरूम्स है वो स्मार्ट टीवी लगी होती है, डिजिटल प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं जिनसे बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर कार्यशील प्रोजेक्टर्स या फंक्शनल प्रोजेक्टर्स की बात करें तो दिल्ली के 60.9% स्कूलों में फंक्शनल प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि जो नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत है वो 20.3% है। यानी कि देश के स्कूलों में औसतन 20.3% स्कूल ही ऐसे हैं जिनमें फंक्शनल प्रोजेक्टर्स, कार्यशील प्रोजेक्टर मौजूद हैं। इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस, इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस का मतलब है कोई भी ऐसी डिवाइस जिसका इस्तेमाल बच्चों को आ, आ, बेहतर तरीके से चीजों को समझाने के लिए किया जा सके, इंटरैक्टिव तरीके से चीजों को समझाने के लिए किया जा सके। इसमें स्मार्ट टीवी हो सकती है, कोई और डिवाइस हो सकती है। ठीक है। तो दिल्ली के 37.3% स्कूलों में इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस अवेलेबल है। वहीं राष्ट्रीय औसत की बात करें तो देश में औसतन 8.1% स्कूलों में ही इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस है।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में है, दिल्ली से आगे चंडीगढ़ निकल गया और चंडीगढ़ में 42.2% स्कूल्स में टीचिंग लर्निंग डिवाइस है। और सबसे कम जो है वो कहाँ पर है, मेघालय के 2.4% स्कूल्स में ही इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस अवेलेबल है। स्मार्ट क्लासरूम, दिल्ली में 74% स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्मार्ट क्लासरूम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24.4% का है। अब यहाँ पर एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है जो सरकारी और बनाम निजी स्कूलों में है। अब हम यहाँ पर देखें तो जो निजी स्कूल हैं उन निजी स्कूलों में जो डिजिटल स्थिति है वो कंपेरेटिवली बेहतर है। सरकारी स्कूलों में फंडिंग अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के हाथ में तो सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं वो निजी स्कूलों के मुकाबले पीछे छूट रहे हैं। जैसे जो निजी स्कूल हैं, मोबाइल फोन शिक्षण के लिए निजी स्कूलों में 50.6% निजी स्कूल ऐसे हैं जो जहां पर मोबाइल फोन टीचिंग हो सकती है, जबकि सरकारी स्कूलों में केवल 30.2% है। 45.9% जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड स्कूल भी निजी स्कूलों में हम लोग शामिल कर रहे हैं, है ना। तो इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस जो है वो 45.9% निजी स्कूलों में यानी कि गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूलों में है, जबकि जो गवर्नमेंट स्कूल है केवल 30.3% ही गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहां पर इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस है। 79.5% स्मार्ट क्लासरूम है निजी स्कूलों में, यानी कि 79.5% निजी स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट क्लासरूम है, जबकि केवल 70% सरकारी स्कूलों में ही स्मार्ट क्लासरूम है। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि निजी और सरकारी स्कूलों में संसाधनों के मामले में निजी स्कूल आगे निकल रहे हैं और जो सरकारी स्कूल हैं वो पीछे छूट रहे हैं। इससे क्या एक क्रिएट हो रहा है, इससे एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा है, डिजिटल विभाजन क्रिएट हो रहा है सरकारी और निजी स्कूलों के बीच में। कुछ और चीजें यहाँ पर देकर रखी गई हैं यूडाइस प्लस में, और यहाँ पर उसको हम लोग आज देखेंगे। एकल शिक्षक वाले स्कूलों में कमी आई है। एकल शिक्षक वाले स्कूल कौन से होते हैं, वो स्कूल जिनमें केवल एक ही टीचर होता है और वही टीचर सब कुछ देखता है, वही टीचर सब कुछ करता है, वही टीचर सब कुछ पढ़ाता है। तो यहाँ पर यूडाइस प्लस रिपोर्ट ये कह रही है कि देश में एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में 2023-24 में 7,219 की कमी आई है। ये कहती है कि 2022-23 में देश भर में 1,18,190 स्कूल ऐसे थे जहां पर सिंगल टीचर था, जबकि 2023-24 में इनकी संख्या जो है वो घटकर 1,10,971 रह गई है। यानी कि एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में 7,219 स्कूलों की कमी आई है। ये बेहतर है, क्यों? क्योंकि एकल शिक्षक वाले स्कूलों में एक ही टीचर हर क्लास को पढ़ा रहा है, एक ही टीचर अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ा रहा है। इससे क्या है, एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। तो जब एकल शिक्षक वाले स्कूल कम होंगे तो उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स स्कूल में बढ़ रहे हैं, जिससे कि अब बेहतर तरीके से वहां पर स्कूलों में मैनेज किया जा सकेगा पढ़ाई को। एकल शिक्षक स्कूलों में 2022-23 में 47.43 लाख एनरोलमेंट हुए थे, जबकि 2023-24 में इनका जो एनरोलमेंट है वो घटकर 39.94 लाख रह गया है। ठीक है, तो एनरोलमेंट भी घटा है, स्कूल घटे तो एनरोलमेंट भी घटा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एकल शिक्षक वाले स्कूल हैं। तो कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा सिंगल टीचर स्कूल्स हैं? वो है मध्य प्रदेश, जहां पर 13,198 है। और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नंबर, जहां पर 12,611 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर एक ही टीचर तैनात है। शून्य नामांकन वाले स्कूलों में भी वृद्धि हो रही है। शून्य नामांकन का मतलब जीरो एनरोलमेंट। और देश में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में 2,660 की वृद्धि हुई है। 2022-23 में 10,294 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी एनरोलमेंट नहीं हुआ, और 2023-24 में इनकी संख्या बढ़कर 12,954 हो गई है। यानी कि 12,954 स्कूल ऐसे हो गए हैं जिनमें एक भी एनरोलमेंट नहीं हुआ। तो ये संख्या बढ़ गई है 2,660 से। ठीक है, 2,660 और स्कूल बढ़ गए जिनमें एक भी एनरोलमेंट नहीं हुआ। जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। 3,254 स्कूल पश्चिम बंगाल में ऐसे हैं जहां पर जीरो एनरोलमेंट रहा। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है 2,167 स्कूलों के साथ,
और तेलंगाना का तीसरे स्थान पर आता है 2097 स्कूलों के साथ, जहां पर जीरो एनरोलमेंट रहा। पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री का मतलब है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये एक स्कीम आई थी 2022 में, ठीक है, जिसमें देश के 12,084 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में सिलेक्ट किया गया था। तो 5 राज्यों की अगर बात करें तो मणिपुर, त्रिपुरा, राजस्थान, मेघालय और मध्य प्रदेश में 40 पीएम श्री स्कूलों के नामांकन में 75.8% की वृद्धि हुई है। तो इन 5 राज्यों में ही नामांकन में 75.8% की वृद्धि होगी। अगर ओवरऑल देखा जाए पूरे देश में, तो हर पीएम श्री स्कूल में जो एनरोलमेंट है वो 49% से 295% तक उसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पीएम श्री स्कूल का दर्जा मिलने के पहले या पीएम श्री स्कूल के रूप में सिलेक्ट होने के पहले और बाद में अगर कंपेयर किया जाए तो एनरोलमेंट बढ़ा है। ये एनरोलमेंट 49% से 295% तक बढ़ा है। ठीक, अब पीएम श्री स्कूल जो है वो एक स्कीम थी जिसका नाम था पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जो 2022 में अप्रूव की गई थी, और अभी तक देश के 12,084 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में सिलेक्ट किया जा चुका है। लेकिन केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अभी तक अपने राज्यों में इस स्कीम को लागू करने के लिए जो शिक्षा मंत्रालय है उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन नहीं किया है, एमओयू को साइन नहीं किया है। तो पीएम श्री जो स्कूल योजना है वो अभी केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जारी नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है उड़ीसा में बेमौसम बारिश को आपदा, बेमौसम बारिश बोले या असामयिक बारिश बोले, उसको आपदा घोषित करते हुए किसानों को राहत पैकेज दिया गया है। अभी जो दिसंबर बीता है, दिसंबर में उड़ीसा में 2 बार ठीक ठाक भारी बारिश हो गई, जिससे वहां पर जो फसल तैयार थी उस तैयार फसल को नुकसान हुआ। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उड़ीसा सरकार ने दिसंबर के महीने में हुई 2 बार की बारिश को, असामयिक बारिश को डिजास्टर या आपदा घोषित कर दिया है और किसानों को इसके लिए राहत पैकेज दिया गया है। तो उड़ीसा सरकार ने असामयिक बारिश को आपदा मानते हुए किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। और वो किसान जिनकी 1/3 फसल या 33% या उससे ज्यादा फसल का नुकसान हो गया है, उनको वो 291.59 करोड़ का इनपुट सब्सिडी पैकेज उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, फिर से 33% से अधिक फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए 291.59 करोड़ का इनपुट सब्सिडी पैकेज घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना है, जैसा मैंने बताया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हुई 2 बार की असामयिक बारिश ने तैयार फसल पर भारी असर डाला उड़ीसा में, और राज्य के 2,26,791 हेक्टेयर भूमि पर जो खड़ी फसलें थी वो खराब हुई। इन्हें कुछ फसलें ऐसी थी जो बिल्कुल तैयार अवस्था में थी तो वो भी खराब हो गई। और 6.66 लाख किसान 33% से अधिक फसल नुकसान से प्रभावित हुए। तो 6,66,66,000 किसान लगभग ऐसे थे जिनकी लगभग 1/3 या उससे ज्यादा जो फसल है वो खराब हो गई इस बारिश की वजह से। तो इसीलिए ये पैकेज घोषित किया गया है। ग्लेशियल झीलों के अध्ययन और निगरानी के लिए कार्य योजना, आपको याद होगा केदारनाथ में जो आपदा आई थी तो एक ग्लेशियल झील ही थी, जो ग्लेशियल झील फट गई थी और ग्लेशियल झील के फटने से केदारनाथ में भयानक आपदा आई थी और हजारों लोग मारे गए थे। तो ऐसी ही खतरनाक जो ग्लेशियल झीलें हैं उनके अध्ययन और उनकी निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स, एक कार्य योजना बनाई गई है। और ये किसने बनाया है तो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो राज्य में ग्लेशियर झीलों के या ग्लेशियर लेक्स के व्यापक अध्ययन और उनकी नियमित निगरानी के लिए एक विस्तृत कार्य योजना विकसित कर रहा है। यहाँ पर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए है, उसने उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों की पहचान की है जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। इनके लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें जल स्तर का सेंसर, स्वचालित मौसम स्टेशन और थर्मल इमेजिंग उपकरण शामिल हैं। और ग्लेशियरों को खतरे के आधार पर, वल्नरेबिलिटी के आधार पर ए, बी और सी कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ठीक, इसके लिए जो एनडीएमए है यानी कि जो नेशनल डिजास्टर
मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो पैसा प्रोवाइड करेगा। पूरे देश के लिए इसने 150 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है, जबकि उत्तराखंड के लिए 30 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। उत्तराखंड को इस काम के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है मेंस के। पहली तटीय और जलपक्षी गणना एनवायरमेंट से संबंधित है। पहली तटीय और जलपक्षी गणना जो है वो जामनगर गुजरात में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जा रही है। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य कहाँ पर है? जामनगर में, ये बात ध्यान रखनी है। और इस जल पक्षी और तटीय पक्षी गणना का जो काम किया जाएगा वो 3 से 5 जनवरी 2025 तक चलेगा। और ये काम कौन कर रहा है? गुजरात वन विभाग द्वारा एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात, उसके सहयोग से किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो जल पक्षी हैं ये कौन कौन से हैं? सारस हो गया, बगुला हो गया, फ्लेमिंगो हो गए, और ऐसे ही दूसरे जो पानी में रहने वाले पक्षी हैं या पानी के बाहर या पानी के आसपास रहने वाले पक्षी हैं, वो यहाँ पर जल पक्षी में आ जाते हैं। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य जामनगर जिले के उत्तरी तट और कच्छ के दक्षिणी तट पर स्थित 42 उष्ण कटिबंधीय द्वीपों का एक द्वीप समूह है। ठीक, ये भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो क्रमशः 1980 और 1982 में कच्छ की खाड़ी में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर आता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है? ये केंद्र सरकार ने नए साल पर स्टूडेंट्स के लिए, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा किया गया, स्टूडेंट्स के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? पूरे देश में छात्रों और रिसर्चर्स के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक उनकी पहुंच को आसान बनाना है। ठीक है, इस योजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। ठीक, किसके लिए? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया, 3 साल के लिए बजट है। और इस योजना के तहत आईआईटी समेत सभी सरकारी वित्त पोषित हायर इंस्टीट्यूट्स के लगभग 1,80,00,000 छात्रों को सीधे फायदा होगा। अब यहाँ पर इसका मेन पर्पस क्या है वो नीचे अब हमको यहाँ पर मिलेगा। इस योजना के तहत जो छात्र हैं वो 13,400 से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, अभी जो रिसर्चर्स होते हैं उनको अलग अलग जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तब उनको वो जर्नल्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल अपनी रिसर्च से संबंधित कामों के लिए, अपनी पढ़ाई से संबंधित कामों के लिए करते थे। लेकिन अब यहाँ पर उनको इस स्कीम के अंतर्गत एक ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उस सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत उनको 13,400 से भी अधिक इंटरनेशनल जो जर्नल्स होंगे वो मिल जाएंगे। इस पोर्टल पर 6,300 संस्थान रजिस्टर्ड होंगे, जिनमें आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थान भी शामिल होंगे। ये पोर्टल पूरी तरीके से डिजिटल होगा, जहां से स्टूडेंट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध और जर्नल्स का उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए कर पाएंगे। उनको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेने होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है नो डिटेंशन नीति। नो डिटेंशन नीति बेसिकली क्या थी? अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे थे, या हम सीधे से बोल रहे कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक जितने भी बच्चे थे, उनके अगर नंबर कम भी आ रहे हैं या वो फेल भी हो रहे हैं तो उनको क्लास में नहीं रोका जाता था, उनको प्रमोट कर दिया जाता था। इसको बोलते थे नो डिटेंशन पॉलिसी। ठीक, क्यों नहीं रोका जाता था? क्योंकि अक्सर वो बच्चे जो फेल हो जाते थे उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो पढ़ाई छोड़ देते थे। इससे ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा था। तो इस ड्रॉप आउट रेशियो को बढ़ने से रोकने के लिए ही ये नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी वो लागू करी गई थी। लेकिन अब कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया। ध्यान रखिएगा, कौन सी क्लास के लिए? केवल कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। अब ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी क्या, मैंने ही बताया कि इसके अनुसार क्या था, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को प्राथमिक विद्यालय पूरा करने तक फेल नहीं किया जा सकता था और ना ही स्कूल से निकाला जा सकता था। और ये जो पॉलिसी थी वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन को किसमें डाला गया है? फंडामेंटल राइट में है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है? मुझे बताइए। और कौन से आर्टिकल से ये जो है वो
कवर है वो भी आपको मुझे बताना है, तो इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। और कब इसको, जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब लाया गया था, ये जो आरटीई एक्ट है ये भी कब आया था, ये बताइए मुझको। तो जो आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम है, उसका उद्देश्य क्या है? भारत में प्रत्येक बच्चे को कक्षा 8 तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और इस अधिनियम की धारा 16 में यह प्रावधान है कि किसी भी स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। यही नो डिटेंशन पॉलिसी थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था विद्यार्थियों को खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण पढ़ाई में पीछे रहने से रोकना था, क्योंकि अगर फेल हो जाएंगे और उसी क्लास में रोक लेंगे तो पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे। और मैंने बताया था अभी कि क्योंकि इसे स्कूल छोड़ने या स्कूल ड्रॉप आउट में योगदान देने वाला एक प्रमुख फैक्टर भी माना जाता था। ठीक है। अभी जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी किया है उसके अनुसार कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है। अब साल के अंत में होने वाली परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को फेल ही माना जाएगा। ठीक, उनको आगे नहीं भेजा जाएगा। यानी कि वो छात्र जो वर्ष के अंत की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे कक्षा 5 और 8 में, उन्हें फेल मान लिया जाएगा और उनको अब दोबारा एग्जाम देना होगा। ठीक। हालांकि जो बच्चे प्रमोशन यानी कि अगली क्लास में जाने के जो भी स्टैंडर्ड है यानी कि जो मिनिमम मार्क्स है वो लेके नहीं आ पाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं, तो उन्हें परिणाम घोषित होने के 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और अगर ये फिर से असफल हो जाते हैं, दोबारा मौका दिए जाने पर भी फेल हो जाते हैं, तो उन्हें कक्षा 5 या कक्षा 8 में रख लिया जाएगा तब तक जब तक पास ना कर पाए। ठीक। लेकिन इसके बाद भी किसी भी बच्चे को तब तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी थी, कक्षा 5 और 8 के लिए खत्म कर दी गई है। फिर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसने अचीव करी अपने ट्रायल रन में। लगातार 3 दिनों तक इसका ट्रायल रन किया गया और तीनों दिनों में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, बिना किसी झटके के, बिना किसी कंपन के। और अधिकतम रफ्तार कितनी प्राप्त करी? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की, और इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। फिर आते हैं हिंद महासागर में फ्रांसीसी और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर समूह की तैनाती, तो इनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है इंडियन ओशन में। ठीक। और इंडियन ओशन रीजन में भारतीय महासागर क्षेत्र में फ्रांसीसी और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर समूहों की तैनाती जो है, ये भारत और इन दोनों देशों यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो एक रक्षा सहयोग है उसका एक ये दर्शन देती है, उसको दर्शाती है, दिखाती है। फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है जो यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है, तैनात किया जा रहा है? इसका नाम है FNS चार्ल्स डी गॉल। ठीक। और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है। तो ब्रिटिश का नाम क्या है? क्वीन एलिजाबेथ। और फ्रांसीसी वाले का नाम क्या है? FNS चार्ल्स डी गॉल। यहाँ पर फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर जो FNS चार्ल्स डी गॉल है, इसका ये जो मिशन इंडियन ओशन में चलाएगा उसका नाम है क्लीमेंस-यू-25। क्या नाम है? क्लीमेंस-यू-25। और यहाँ पर भारत के साथ एक नौसैनिक अभ्यास में भी वो पार्टिसिपेट करे जिसका नाम है अभ्यास वरुण। तो FNS चार्ल्स डी गॉल फ्रांसीसी नौसेना का प्रमुख विमान वाहक जहाज है जिसमें अत्यधिक तकनीक और हथियार प्रणालियां शामिल हैं। मिशन जो क्लीमेंस-यू-25 है, इसी के दौरान जो एक्सरसाइज वरुण है उसके 42वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी कैरियर समूह के बीच में। उद्देश्य वही है, वायु सतह और पनडुब्बी खतरों का मुकाबला करने के लिए दोनों नौसेनाओं की इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। और एक चीज और कि यहाँ पर 4 जनवरी 2025 से गोवा और कोच्चि बंदरगाहों पर फ्रांसीसी जो समूह है यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका ठहराव यहाँ पर शुरू होगा। फ्रांस और भारत के बीच में जो ये मैरीटाइम कोऑपरेशन है, समुद्री सहयोग है, लंबे समय से चल रहा है। और 2008 में भारत की पहल पर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यानी कि IONS शुरू किया गया था। और इसमें 25 देशों की नौसेनाएं शामिल है। किसमें? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में 25 देशों की नौसेनाएं शामिल हैं और फ्रांस भी इसका एक सक्रिय सदस्य है।
और 2022 से अब तक फ्रांसीसी नौसेना ने भारत में 16 पोर्ट कॉल किए हैं। पोर्ट कॉल क्या होता है? जब कोई जहाज जा कहीं और रहा है लेकिन वो आपके पोर्ट पर रुक के अपनी सप्लाईज को दोबारा से चार्ज करता है, अपने जहाज में फ्यूल दोबारा से भरता है, जो रसद है उसको भरता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पोर्ट कॉल बोलते हैं। ठीक। भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे बायलैटरल एक्सरसाइजेस, द्विपक्षीय अभ्यास किए जाते हैं, जैसे एक्सरसाइज शक्ति हो गया, एक्सरसाइज गरुण हो गया, एक्सरसाइज वरुण हो गया, जो इन देशों के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। जो एक्सरसाइज शक्ति या अभ्यास शक्ति है, भारत और फ्रांस की थलसेना का अभ्यास है। एक्सरसाइज जो गरुण है, ये भारत और फ्रांस की वायुसेना का अभ्यास है। और जो वरुण है वो भारत और फ्रांस की नौसेना का अभ्यास है, जो 1993 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गई फ्रांस की बात। और अब ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम क्या था? क्वीन एलिजाबेथ, ये 2025 में भारतीय महासागर क्षेत्र में तैनात होगा, इंडियन ओशन रीजन में तैनात होगा और भारत का भी दौरा करेगा। और ये जाहिर सी बात है ब्रिटिश और भारत के रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा और ये जो रीजनल जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता में योगदान देगा। ठीक है। फिर चीन द्वारा लद्दाख के क्षेत्र में 2 काउंटियों के निर्माण पर भारत का विरोध जताया गया। काउंटी, आप छोटी मोटी आबादी का इलाका, वहां पर कोई गांव मान सकते हैं कि छोटा मोटा गांव या कस्बा बसा दिया गया है चीन द्वारा लद्दाख के क्षेत्रों में, उस इलाके में जिस पर चीन कब्जा करके बैठा, इसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर चीन ने होतान प्रीफेक्चर में हेआन काउंटी और हेकांग काउंटी नाम की 2 नई काउंटियों का, गांव या कस्बा बोल सकते हैं, उनका निर्माण किया है। ठीक। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जो अक्साई चीन का भाग है, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, लेकिन जिसे चीन ने 1962 के युद्ध के बाद कब्जा लिया था। ये क्षेत्र भारत के लद्दाख का हिस्सा है, जिसे चीन ने अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा हुआ है। ठीक है। हाल ही में 18 दिसंबर 2024 को भारत के जो एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, और चीन के विदेश मंत्री के बीच में सीमा विवाद के समाधान के लिए एक बैठक भी हुई थी। उस बैठक के बाद भी, उस बैठक के बावजूद भी चीन ने इन काउंटीज की घोषणा कर दी, जो ये बताता है कि चीन कितना अड़ियल है और हम उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। सीमा विवाद की बात करें भारत और चीन की, तो बड़ा लंबा चला आ रहा है, हर जगह वो सीमा विवाद करता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद करता है। ठीक है। उत्तराखंड के इलाके में वो नेपाल की वजह से घुसने की कोशिश करता है, जम्मू कश्मीर में वो घुसने की कोशिश करता है, और लद्दाख में तो हमको पता ही है कि वो अक्साई चीन, और अभी पांगसो लेक में कितनी बार भारत और चीन की झड़प हुई है, वो इसी की वजह से हो रहा है। तो भारत और चीन के बीच में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा रेखा है, एलएसी है, उस पर कई दशकों से विवाद है। ध्यान रखिए, एलओसी पाकिस्तान के साथ है, एलएसी चीन के साथ है। अक्साई चीन का क्षेत्र 1962 के युद्ध के बाद से चीन के नियंत्रण में। और अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन जो बांध बना रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बन जाएगा, है ना, जो कि टेक्टोनिक बाउंड्री पर सिचुएटेड है, जिससे भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा है और हमारे लिए सामरिक तौर पर भी वो बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। उस बांध पर भी भारत के द्वारा अपनी चिंताओं से चीन को अवगत कराया गया है। कोरोना वायरस के बाद चीन में एक और वायरस दिख रहा है, जिसका नाम है ह्यूमन मेटापनी वायरस। ठीक है, HMPV। तो चीन में जो HMPV वायरस है, इसके संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई। ये कोई वैसे नया वायरस नहीं है, 2001 से हम इस वायरस के बारे में जानते हैं, और ये ऐसा वायरस नहीं है जो कोई महामारी लेके आ जाए या जो जीवन के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो जाए, लेकिन फिर भी इसके लिए जो जो एक सुरक्षा, जो एक चौकन्नापन है, वो जरूरी है मेंटेन रखना। ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये तेजी से संक्रमण फैला रहा है, साथ ही साथ जो उम्रदराज लोग हैं उनमें भी ये संक्रमण फैला रहा है। और उसके जो लक्षण हैं वो है खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ, और जटिलताओं में है ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया। यानी कि जब ये बिगड़ जाता है तो ये बिगड़ कर न्यूमोनिया क्रिएट कर सकता है, ब्रोंकाइटिस क्रिएट कर सकता है। हालांकि भारत में अभी इसका कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC है, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने स्थिति पर नजर रखी हुई है। अब ये जो HMPV वायरस है, इसको खोजा गया था पहली बार 2001 में। ये न्यूमोविराइडिस फैमिली से संबंधित, जहाँ पर न्यूमो का मतलब होता है फेफड़ा और विराइडी का मतलब होता है वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जो फेफड़ों
को नुकसान पहुंचाता है, सांस की तकलीफ उत्पन्न करता है, ऐसे वायरसों की फैमिली से संबंधित है। इसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस भी शामिल है। ये अपर और लोअर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। लक्षण हम लोगों ने देख ही लिए, खांसी, बुखार, गले में खराश, सांस की दिक्कत, है ना। जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो इसके लिए ज्यादा संवेदनशील हैं, उनको इससे बच के रहना चाहिए। एचएमपीवी के मामले 2011-12 में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भी सामने आए थे और इस वायरस के लिए कोई खास एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इसका सिम्टोमेटिक इलाज होता है, लक्षणों का इलाज होता है। जैसे जुकाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे राइनो वायरसेज होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिनके लिए दवाई बनाई ही नहीं जा सकती है ना। तो इसलिए इसके लिए भी ऐसी कोई दवा उपलब्ध नहीं, केवल लक्षणों का उपचार होता है इसके लिए भी। म्यांमार में नया साइबर सुरक्षा कानून लागू किया गया। हम जानते हैं म्यांमार में इसमें जुंता शासन है, मिलिट्री शासन है, और उस मिलिट्री शासन ने पहले से ही मीडिया और जो पब्लिक एक्सप्रेशन है, सार्वजनिक अभिव्यक्तियां हैं, उन पर कड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं। और इसी कड़ी में उसने एक नया साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी कानून भी लागू कर दिया, जिसका उद्देश्य क्या है? सूचना के नियंत्रण को सख्त करना, ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी को बढ़ाना। ठीक। अब इससे क्या हुआ? इससे म्यांमार सरकार को इंटरनेट और जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, संचार सेवाएं हैं, उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखने का अधिकार मिल जाएगा। जो वर्चुअल 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 प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन पर कड़ी निगरानी की जाएगी, जिसका उपयोग हम अपनी पहचान छुपाने के लिए करते हैं। ऐसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, इससे नागरिक अपनी पहचान छिपाकर इंटरनेट का इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है। और जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं, संचार सेवा प्रदाता हैं, उनको मजबूर किया जाएगा कि वो सरकार के निर्देशों का पालन करें। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली बात हो रही है कि जो मिलिट्री जो शासन है वहां का, वो हर चीज को अपने कंट्रोल में रख रहा है, लोगों की आवाज को दबाने का काम वहां पर किया जा रहा है, और इस चीज का विरोध दुनिया के कई सारे देशों ने किया भी है। ठीक। अब आते हैं आगे। रोमानिया, बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बने। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे की हम लोग इसमें बात करते हैं। ठीक। शेंगेन क्षेत्र बेसिकली क्या है? तो शेंगेन क्षेत्र यूरोप के उस रीजन को बोलते हैं जहां पर देशों के बीच में आने जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती है। यानी कि वो देश अपनी बाउंड्री को कॉमन बाउंड्री मानते हैं और एक दूसरे देश से दूसरे देश में फ्रीली आया जाया जा सकता है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि केवल एक वीजा लेके उस रीजन में मौजूद सभी देशों में जाया जा सकता है, और इस वीजा को बोलते हैं शेंगेन वीजा। ठीक है। और हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया जो है वो यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। यूरोपियन यूनियन के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं, जिससे शेंगेन क्षेत्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 29 हो गई है। तो अब अगर कोई पूछे कि शेंगेन क्षेत्र के कितने सदस्य देश हैं, तो जवाब होगा 29 इसके सदस्य देश हैं। शेंगेन क्षेत्र क्या है? यूरोप के पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र को कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र भी है, क्योंकि बाउंड्रीज वाली कोई बात नहीं है। दो देश हैं, अगर वो शेंगेन में आते हैं तो हम एक देश से दूसरे देश में बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के जा सकते हैं। ये फ्री मूवमेंट, फ्री टूरिज्म, फ्री ट्रेवलिंग को प्रमोट करने का काम करता है। 14 जून 1985 को उस समय के यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 10 सदस्य देशों में से 5 ने लग्जमबर्ग का एक शहर, इसका नाम है शेंगेन, वहां पर शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और इसी समझौते से शेंगेन क्षेत्र का निर्माण हुआ है, और इसी वजह से उस शहर जहां पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, उसके नाम पर इस रीजन को शेंगेन रीजन कहा जाता है। और इससे यूरोप की आंतरिक सीमा के अवरोधों को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया। शेंगेन के नियमों को 1999 में एम्स्टर्डम समझौते के द्वारा यूरोपियन यूनियन के कानून में भी शामिल किया गया। ठीक। अब यहां पर हो क्या रहा है कि शेंगेन क्षेत्र में जितने भी देश हैं जो इसके सदस्य हैं, वो आधिकारिक तौर पर अपनी जो म्यूचुअल बाउंड्रीज हैं, पारस्परिक सीमाएं हैं, उन पर पासपोर्ट और अन्य सभी प्रकार के सीमा नियंत्रण को समाप्त उन्होंने कर दिया है। यानी कि आप बिना पासपोर्ट के उन देशों में जा सकते हैं।
इसका उद्देश्य नागरिकों, पर्यटकों और व्यापारियों को बिना सीमा जांच के इन देशों के भीतर फ्रीली यात्रा करने की सुविधा देना है। और वर्तमान में साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर यूरोपीय संघ के 27 देशों में से 25 शेंगेन क्षेत्र के सदस्य बन गए हैं। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश शामिल हैं, जिनमें साइप्रस और आयरलैंड जो है वो शेंगेन के सदस्य नहीं है। बाकी 25 देश जो है वो शेंगेन के सदस्य हैं। और कुछ और देश भी ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के तो सदस्य नहीं है लेकिन शेंगेन क्षेत्र के सदस्य हैं। वो कौन कौन से हैं? वो 4 देश ये हो गए, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंचेस्टाइन। तो टोटल शेंगेन क्षेत्र के सदस्य कितने हो गए? 25 ये और 4 ये, यानी कि 29। तो अगर हम यहाँ पर इसको मैप में देखना चाहें तो ये हमारा मैप है जो शेंगेन क्षेत्र का मैप है। ये आपका पूरा यूरोप है। जो यहाँ पर आपका येलो कलर से दिखाई पड़ रहा है, येलो कलर से दिखाई पड़ने वाले जो जगहें हैं, ये वो देश हैं जो ईयू के भी सदस्य हैं और शेंगेन रीजन के भी सदस्य हैं। तो ये जो है ये ईयू के भी सदस्य हैं और शेंगेन रीजन में भी हैं। इनकी संख्या कितनी होगी? टोटल 27 होगी, सॉरी 25 होगी। और शेंगेन मेंबर यानी कि वो देश जो ईयू में तो नहीं है लेकिन शेंगेन में है, वो कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिंचेस्टाइन, जो स्विट्जरलैंड के अंदर है यहाँ पर ये। तो ये ईयू के सदस्य नहीं है लेकिन शेंगेन के सदस्य हैं। और वो देश जो केवल ईयू के मेंबर हैं, शेंगेन के नहीं है, वो कौन से हैं? आयरलैंड और साइप्रस। यानी कि आयरलैंड और साइप्रस ईयू के मेंबर हैं लेकिन शेंगेन के मेंबर नहीं है। ठीक। और बाकी जो पीले रंग से दिखाई दे रहे हैं ये ईयू के मेंबर भी हैं, शेंगेन के भी हैं। और जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन, ये क्या है? ये ईयू के मेंबर नहीं है लेकिन शेंगेन के मेंबर है। और फिर बचा हमारे पास कौन? ये सारे देश। ये जो देश दिखाई दे रहे हैं ये देश क्या है? ये देश ना तो ईयू में है और ना ही शेंगेन में है ना। अब अगर रोमानिया की बात करें, रोमानिया और बुल्गारिया, तो ये रोमानिया है और ये बुल्गारिया है। इन दोनों की सीमा जो है किससे मिल रही है? ब्लैक सी से मिल रही है, काले सागर से मिल रही है, ब्लैक सी है। ये जो पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला हमारा कहलाता है बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला कहलाता है क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है बाल्कन माउंटेन। और तुर्की भाषा में बाल्कन का मतलब भी पहाड़ ही होता है। तो इसी बाल्कन माउंटेन के नाम पर ये जो पेनिनसुला है, ये जो प्रायद्वीप है, इसका नाम रख दिया गया बाल्कन पेनिनसुला। और इस प्रायद्वीप में जो देश हैं उन देशों को बोला जाता है बाल्कन देश या बाल्कन कंट्री। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि बाल्कन कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं, उनके नाम बताइए। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये रोमानिया की जो सीमा है ये कौन कौन से देशों से मिल रही है? तो ये जो देश है ये है हमारा यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव। ये जो देश है ये है मोल्दोवा और मोल्दोवा की राजधानी है चिसिनाउ। ये हंगरी से इसकी सीमा मिल रही है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ये जो देश है ये है सर्बिया, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। सर्बिया के नीचे यहाँ पर ये जो देश है, इस देश का नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया। और नॉर्थ मैसिडोनिया की राजधानी क्या है? नॉर्थ मैसिडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। वहीं ये बुल्गारिया है, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। और इसकी इसकी जो सीमा मिल रही है वो सीमा मिल रही है इसकी रोमानिया के साथ। इसकी सीमा मिल रही है सर्बिया के साथ। इसकी सीमा मिल रही है नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ। इसकी सीमा मिल रही है ग्रीस के साथ। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। और ये जो इसकी सीमा मिल रही है ये जो है ये है आपका तुर्की, जिसका अब नाम रख दिया गया है तुर्की। और यहाँ पर बॉस्फोरस स्टेट है और यहीं पर इस्तांबुल है। मुझे एक चीज और बताइए, तुर्की की राजधानी क्या है? तो तीसरा सवाल आपका है कि तुर्की की जो राजधानी, उस राजधानी का नाम मुझे आप बताइए। ठीक है, तो ये हमारा रोमानिया और बुल्गारिया और उसकी जो सीमाएं हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं और अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है फैज अहमद की दुबई, यानी पर्सनल न्यूज से संबंधित कुछ बातें हमारे पास है। फैज अहमद की दुबई को क्या बनाया गया है? फैज अहमद की दुबई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का महानिदेशक बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किसको? फैज अहमद की दुबई को। इन्होंने विक्रम देवदत्त का स्थान लिया। और विक्रम देवदत्त जो अभी तक एडिशनल सेक्रेटरी की कैटेगरी में थे,
अब उनको प्रमोट कर दिया गया, उनको सेक्रेटरी बना दिया गया और सेक्रेटरी बनाकर उनको कोयला मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। और उनके जाने से जो जगह खाली हुई उस जगह पर आ गए हैं फैज अहमद किदवई, डीजी बनकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन या नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के। ठीक है, ठीक है। अब नागरिक उड्डयन जो महानिदेशालय है ये क्या है, ये भारत में सिविल एविएशन या नागरिक उड्डयन को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। और इसे विमान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। मुझे ये बताइए कि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है इसका मनाए जाने का, क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? चौथा सवाल है ये। अब 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है, कार्यक्रम का आयोजन जो है वो भुवनेश्वर में किया जा रहा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसको ध्यान रखना है, भुवनेश्वर में किया जा रहा है। और इसमें त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन काल्ला कांगालू जो है वो मुख्य अतिथि होंगी। हम लोगों ने देखा था कि जो त्रिनिदाद और टोबैगो है वो कहाँ पर है, तो हमें पता है कि त्रिनिदाद और टोबैगो जो है वो जो हमारा कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो साउथ अमेरिका पहुंचते हैं पहले, ये साउथ अमेरिका हमारा है। और साउथ अमेरिका में यहाँ पर इस तरफ हमारे पास ये पैसिफिक ओशन है और इस तरफ हमारे पास ये अटलांटिक ओशन, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक, नीचे साउथ अटलांटिक ओशन है। और ये जो बॉडी हमारी है, ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को बोला जाता है कैरेबियन सी। ये जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी हमारी कैरेबियन सी है। और इस कैरेबियन सी में ये जो ढेर सारे आइलैंड की चेन आपको दिखाई पड़ रही है, इसको बोला जाता है कैरिबियन आइलैंड, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं वेस्ट इंडीज। ठीक। अब त्रिनिदाद और टोबैगो की अगर बात करें, फिर उसे समझ लेते हैं एक बार, तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो यहाँ पर वेनेजुएला के पास सिचुएटेड है। ठीक। इसकी जो कैपिटल है त्रिनिदाद और टोबैगो की, वो कैपिटल का नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन। और ये पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, इसकी जो नजदीकी है त्रिनिदाद और टोबैगो की, वो वैसे तो साउथ अमेरिका के ज्यादा पास है, लेकिन फिर भी इसको माना जाता है वेस्ट इंडीज का पार्ट। और वेस्ट इंडीज का पार्ट माने जाने की वजह से इसको नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज को नॉर्थ अमेरिका का ही एक सब रीजन माना जाता है। और यहाँ पर कितने सारे देश हैं, क्यूबा है, क्यूबा मशहूर है फिदेल कास्त्रो के लिए। क्यूबा और किसके लिए मशहूर है, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं जिनकी तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, लोग अपने टी शर्ट वगैरह पे लगाकर घूमते हैं, उनका नाम मुझे बताइएगा क्या है। और यहाँ पर हैती, डोमिनिक रिपब्लिक, प्योर्टो रिको, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ग्रेनाडा, ये सब यहाँ पर देश हैं और ये कैरिबियन सी है। यहीं पर एक बड़ी मशहूर इसके पास, यहाँ पर यहीं पर हमारे पास बर्मुडा ट्रायंगल भी है, आपने उसका नाम सुना होगा। रहस्यों में, दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक आता है। ये माना जाता है वहां पर पानी के जहाज या हवाई जहाज जो है वो अपने आप गायब हो जाते हैं। खैर, वो हमारे परव्यू में नहीं है, उसको छोड़ते हैं। तो जो त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना कार्ला कांगालू, ये 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि होंगी। और इसी कार्यक्रम के समापन दिवस पर जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो देंगी। ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान है, ये विदेश में बसे भारतीयों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, हाईएस्ट अवार्ड है, विदेश में बसे प्रवासियों को दिया जाने वाला। ठीक है। और यहाँ पर इस साल जो सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं, उनमें जो दो प्रमुख व्यक्ति हैं वो है उषा कुमारी प्रसार, बेसिकली ये पराशर है, गलत लिख दिया गया है, उषा कुमारी पराशर। और अमेरिका की डॉक्टर शर्मिला फोर्ड को दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया है, आज के अखबार में है ये। और इसकी जो अध्यक्षता की है वो किसने की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल डी के जोशी, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय गृह सचिव होम सेक्रेटरी श्री गोविंद मोहन शामिल हुए।
ठीक है। और इसमें जो गृह मंत्री उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप में जारी विकास कार्यों की समीक्षा की। यही तो दो आइलैंड है हमारे देश में जो इम्पोर्टेंट है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है और जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने एक बयान यहाँ पर दिया कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भले ही दिल्ली से दूर है लेकिन हमारे दिल के पास है ना। तो जो द्वीप विकास एजेंसी है यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है, इसका गठन जो है वो द्वीपों के विकास के लिए 1 जून 2017 को केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। इसकी जो भी बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है और उसकी जिम्मेदारी क्या है, द्वीपों के व्यापक विकास की देखरेख करना इसकी जिम्मेदारी है। इंपॉर्टेंट है ये। फिर आ जाते हैं 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। कई बार सवाल पूछा गया कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो 31वीं है, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। इसकी थीम थी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित किया जाता है। इसमें 10 से 17 वर्ष के आयु के बच्चे भाग लेते हैं, स्कूल जाने वाले भी और ना जाने वाले भी। और प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। फिर आता है पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो बेसिकली अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाएगा इनको। जिसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, छत्रपति संभाजी नगर में। छत्रपति संभाजी नगर को पहले किस नाम से जानते थे, ये 5वां सवाल है, मुझे बताइए। और ये दिया जाएगा निर्देशक और लेखिका साई परांजपे को दिया जाएगा पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये हमारा आज का करंट है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिए, पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, इसको कंपाइल करते जाइए, हफ्ते हफ्ते उसका प्रिंट आउट निकालते जाइए, पढ़ते जाइए। इसके बाहर से करंट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। बहुत डिटेल और वाइड लेके चल रहे हैं, ये आपके प्री एज वेल एज मेंस दोनों में काम आएगा। और चलिए इसको करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।